नाम है पूर्णिमा शर्मा और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एटला राजेंद्र जी जुड़े हैं हैदराबाद से। आप मलकाजगिरी कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। एटाला जी, आपसे अगर हम जाने तो आप क्रांतिकारी रहे हैं। मलकाजगिरी जो संसदीय क्षेत्र है, वहां इस बार बीजेपी के टिकट पर आप लड़ रहे हैं। कौन सी क्रांति होने जा रही है वहां? बीजेपी का, मोदी जी का क्रांति होने का है। वहाँ पे वो पार्लियामेंट सीट मोस्टली सेटलर्स रहता है। बाहर से सारे देश से आने वाला यही सेट होता है। जो न्यू एक्सपैंडेड सिटी मलकागिरी, न्यू एक्सपैंडेड सिटी तेलंगाना का भी हो, बाहर का भी हो, आके सेटल होता है। तो इंटेलेक्चुअल्स, एम्प्लॉइज एंड पढ़ने लिखने वाला बहुत ज़्यादा रहने का कॉन्स्टिट्यूंसी मलकागिरी है। सारे देश के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी 36 लाख ऑफ वोट्स इन मलकाजगिरी। मलकाजगिरी बहुत प्रोग्रेसिव रहता है। इस बार मोदी जी ने पहले इधर शुरू किया था। उस टाइम पे मोदी जी को जो वेलकम मिला था प्रजा से, आपने देखा होगा, इनका जिंदगी में ऐसा नहीं मिला है। 2 साल का बच्चे से लेके 80 इयर्स बूढ़े तक वहाँ के मोदी जी को वेलकम कराए। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। इससे पहले 19 पर ये परसेंटेज का हिसाब नहीं है। सारे देश के अंदर मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सोच रहा है, बिल्कुल वो सबसे बड़ा तेलंगाना में भी है। जो सोच तेलंगाना में भी है। इसलिए परसेंटेज यहाँ पे नहीं चलेगा। वो ऑलरेडी मॉल बन चुका है। यहाँ पे बीजेपी जीतने का है। जी, तो अब जो तेलंगाना में जो बीजेपी के कैंपेनिंग की शुरुआत हुई, वो प्रधानमंत्री के रोड शो से हुई। आप भी साथ मौजूद थे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में जो शुरुआत की कैंपेनिंग की, वो आपकी लोकसभा सीट में जहां से आप लड़ रहे हैं वहां से की। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को जितने कुल वोट पड़े थे, उसमें से 19% मिले थे, और जो ये रेवंत रेड्डी जो अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उनकी सीट रही है, तो इस गैप को बीजेपी कैसे फिल करेगी? मतलब कैसे वोट का शेयर अपना बढ़ाएगी? अभी एक सोचना चाहिए। सारे समाज को अभी तक नहीं मालूम है। यहाँ पे रेवंत रेड्डी पार्लियामेंट सीट जीता था। इसके बाद लास्ट चुनाव में पूरा सीट 7 के 7 सीट बीआरएस पार्टी जीता था। बीआरएस पार्टी वोट शेयर मिला था 9,20,000 वोट मिला था बीआरएस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की वोट मिला था 5,80,000 वोट मिला था। एंड बीजेपी को मिला था 4,20,000 वोट मिला था। इतना गैप है। मगर आज स्थिति उल्टा हो गया। अभी 10 लाख वोट बीजेपी को मिलने वाला है। अभी 3-4 लाख वोट अभी बीआरएस पार्टी को मिलना है। जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस वैसी रहेगा। आप स्टूडेंट लाइफ में आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें, आप छात्र राजनीति में रहे हैं, आप एक तरह से क्रांतिकारी रहे हैं, आप पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तेलंगाना के, आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, और इसके अलावा तेलंगाना मूवमेंट से आप जुड़े रहे लंबे समय तक। कितनी उम्मीद आपको लग रही है इस सीट को लेकर, कि आप कितना होपफुल हैं? 100% तेलंगाना में पहले जीतने का जो सीट है वो मलकाजगिरी है। मोदी जी 370 सीट, जो 400, इस बार 400 पार जो नारा है, और नारा में मलकाजगिरी रहेगा। ये भी कहा जाता है कि काफी अंदरूनी झगड़े भी हैं बीजेपी के अंदर। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? ऑलरेडी हमारा तेलंगाना बीजेपी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वहां पर अंदरूनी झगड़े भी काफी हैं। जो हर एक पार्टी में रहता है, नॉट ओनली बीजेपी पार्टी, कांग्रेस में भी रहता है, बीआरएस में भी रहता है। थोड़ा बाहर आता है, थोड़ा बाहर नहीं आता है। मगर इस बार प्रजा ने चाहता है, सिर्फ कार्यकर्ता लीडर के ऊपर नहीं है। इस बार मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना बोल के हर एक आदमी के मन में है, इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्ट ऑफ पार्टी, इरेस्पेक्ट ऑफ रीजन। इस बार वो पॉजिटिव वोट है, मोदी जी का पॉजिटिव वोट है।
इसलिए ये वोट को कोई ये उधर करना इधर करने का कोई ताकत नहीं है। जो इंटरनल जो आप बताए थे वो हाईकमांड ने सॉर्ट आउट करके जाएंगे, इसको हल करके आगे जाने का कोशिश करेंगे। जी, तो जिस तरह एक विधानसभा चुनावों की हम बात करें, तो उस समय जो दलित वोटर हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इस बार आप कौन से सोशल बेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके वोटर्स में इज़ाफ़ा हो? एक्चुअली हमारा हाईकमांड जो सोच था, आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर जी। इंडिपेंडेंस एक बीस ओबीसी का चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं बना। जो कांग्रेस पार्टी भी हो, तेलुगु देशम भी हो, टीआरएस भी हो, जो कोई भी हो, आज तक ओबीसी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हमारा मोदी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने, अरे इस राज्य के अंदर एससी एसटी बीसी ओबीसी का पॉपुलेशन 80% रहने के बाद भी एक दफा ये चीफ मिनिस्टर नहीं बना। ये सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी फुलफिल करेंगे बोल के हमारा तेलंगाना में मोदी जी खुद, अमित शाह जी खुद आके नेक्स्ट अगर बीजेपी जीतने के बाद पहले सीएम ओबीसी का बनेंगे बोल के जो घोषित किया था, वो सही निर्णय है। 100% आने वाले दिन में वो अमल करने का है। वही वो एक्चुअली टाइम कम था, जो नारा लेके जाने के लिए टाइम बहुत कम था, रीच नहीं हुआ था, कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो हुआ। मगर वो निर्णय गलत निर्णय है, वो निर्णय सही निर्णय है। नंबर 2 क्या है, यहाँ पे जो माला मादिगा का एक लड़ाई है। दलित में भी एबीसीडी कैटेगराइजेशन के लिए 30 साल से लड़ रहा है। हमारा हाईकमांड, हमारे मोदी जी ने 30 साल से एक जंग चल रहा, इसको कैसा तो भी हल करना, कैसा तो भी रिजॉल्व करना बोल के ये एबीसी कैटेगरी के वजह से हमारे मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो भी टाइम नहीं था कनेक्ट होने का। आज आज पूरा वो समाज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हर एक गांव में काम कर रहा है। अभी ओबीसी का समाज भारतीय जनता पार्टी को मदद देना बोल के वो भी है। सबसे पहले यहाँ पे ये है, दो स्टूडेंट्स भी हो, यूथ भी हो, नया वोटर भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, वो एम्प्लॉयज भी हो, रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी हो, समाज में जो बिजनेस करने वाला भी हो, जो भी है समाज के बारे में सोचता है, वो सभी लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए निर्णय लिया है। दैट इज आवर तो स्टैंड। इस बार आपको क्या लग रहा है, जो मुकाबला है, वो कांग्रेस से है कि बीआरएस से है, ट्रायंगुलर है या फिर आपका सीधे कांग्रेस से है? तो एक्चुअली इस बार रीजनल पार्टी स्टेट में जीते तो रीजनल पार्टी को फिर दिल्ली में जिता के बजाय तो कुछ फायदा मिलता बोल के सोचते, मगर यहाँ पे रीजनल पार्टी हार गए ना, इसलिए ये फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी रहेगा, रीजनल पार्टी नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में वोटर्स के बीच ही एक ऐसा परसेप्शन रहा कि बीजेपी और बीआरएस में नजदीकियां हैं, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ा विधानसभा चुनावों में। क्या उस परसेप्शन को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं बीजेपी तेलंगाना में? वो झूठा प्रचार जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस टाइम पे हम थोड़ा उसको संभालने का, उसको समझाने का हमारे पास वो टाइम नहीं था एक्चुअली, इसलिए वो फायदा उठा है। मगर अभी ऐसा नहीं है। कभी भी हमारा मोदी जी ने, हमारा हाईकमांड ने बहुत बार बताया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद लड़के जीतने का प्रयास करेंगे बोल के जो नारा उठाया था, वही नारा चल रहा। और सेकंड थिंग, इससे पहले जो लिकर केस में कविता को एंड फैमिली को सेव करने के लिए प्रयत्न कर रहा बीजेपी बोल के, इससे पहले था, वो भी खत्म हो चुका है। अभी क्लैरिटी आ गया, प्रजा के अंदर क्लैरिटी आ गया, मोदी जी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो भ्रष्टाचार राज को खत्म करने के लिए, जो फैमिली परिवार का राज को खत्म करने के लिए जो वादा किया था, वो तो हो रहा ना, अमल तो हो रहा ना। जी, पिछली बार जिस तरह विधानसभा चुनावों में दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश हुई थी, क्या आपको लगता है कि वो रणनीति कामयाब नहीं हुई बीजेपी के लिए? अभी कामयाब हो रहा, अब फल होगा। दिख रहा, होगा, 100% होगा। जी। टाइम है और ना, जी। टाइम है हमको। अभी रीच हो गया सुप्रीम कोर्ट। मोदी जी जो बात देता है वो गारंटी अमल होता है। मोदी जी का उतना विश्वास है, उतना विश्वास है। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जी। पार्टीज
वादा करता है मगर काम नहीं होता है। इलेक्शन के पहले बहुत वादा करता है मगर अमल नहीं होता। मगर मोदी जी जो वादा करता है, जो आश्वासन देता है, वो पक्का अमल होता बोल के तेलंगाना में भी आ गया वो। जी, तेलंगाना को 10 साल होने करीब तेलंगाना राज्य को बने। अब आपको क्या लगता है कि जो उम्मीदें थी, जो इसके लिए इसकी प्रगति के लिए काम होना चाहिए था, क्या वो हो पाया? जितना होने का है, केंद्र सरकार का सपोर्ट से एंड राज्य सरकार से मिलजुल कर काम करा है। मोदी जी का एक पॉजिटिव इशू क्या है, मोदी जी कभी भी हमारा गवर्नमेंट है नहीं है बोल के नहीं देखता। मोदी जी सारे देश के अंदर किधर काम करना है, किधर क्या जरूरत है, वो सोच के करता है। मोदी जी का एक नारा है, राज्यों का डेवलपमेंट के ही देश प्रगति होगा बोल के। तेलंगाना भी हो और राजस्थान भी हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी हो, प्रगति जो हुआ अच्छा हुआ। 10 साल के अंदर जो प्रगति अच्छा हुआ, आने वाला दिन में क्या होने वाला है देखना है। जी, इसके अलावा जब आप बीआरएस में थे, तो कहते हैं कि आप केसीआर के बहुत करीब थे। अब बीच में ऐसी भी खबरें आई कि जी, बीच में ऐसी भी खबरें आई कि आप बीजेपी की लीडरशिप से थोड़ा नाराज़ हैं। एक्चुअली मैडम, मैंने दूर नहीं हुआ केसीआर से, बहुत नज़दीक आदमी हूँ। राइट हैंड लेफ्ट हैंड समझते थे। मैं 2 बार फ्लोर कर चुका हूँ, मैं फर्स्ट फाइनेंस, वो तो ठीक है। मगर मैं रिजाइन नहीं किया, उन्हें मेरे को बाहर भिजाया। खाई को भिजाया उनको मालूम है। बाहर भिजाने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। एक्चुअली मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। एक्चुअली मैं वो पार्टी में इतना पोजीशन रहने के बाद दूसरा पार्टी में जो आते ना मैडम, थोड़ा तकलीफ तो रहता जरूर। वो तकलीफ को सोचना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, इसको कैसा धीरे धीरे अभी आया। वो अभी ऐसा पोजीशन नहीं है। अब मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत कंफर्ट हूँ। अच्छा, तो आप जिस तरह आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर लें, तो इसकी डेमोग्राफी को आप कैसे देखते हैं? किस तरह इसका जनाधार है? अब इसमें आप क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं वोटर्स को लुभाने की? मैडम, ये मलकायरी पार्लियामेंट को क्या बोलते मालूम है? मिनी जी। इंडिया बोलता है, मिनी इंडिया हुँ, बोलता है। गुजरात वाला रहता है, हुँ, यूपी वाला रहता, बंगाल वाला रहता, नेपालीस रहता, वो सभी बाहर का कंट्री का भी रहता है। हुँ। इसीलिए मैं ये ये पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट हैदराबाद को नज़दीक रहता रहता है। द न्यू एक्सपैंडेड सिटी बहुत ज़्यादा रहता है। न्यू एक्सपैंडेड सिटी कैसा रहता है आप जानते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल वातावरण बहुत अच्छा है। इसलिए मोदी जी का जो 10 साल का जो डेवलपमेंट भी हो एंड आचार व्यवहार भी हो, जो भी है वो समझदार आदमी है। इसीलिए इस बार मलकानगिरी में नंबर 1 मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का एफिशिएंसी। इसके अलावा मैं भी 22-23 ईयर्स से क्रांतिकारी वो लड़ाई चलाई, मंत्री भी काम किए थे, मेरा ऊपर भी थोड़ा रहता ना। ये दोनों मिलके हमको जीतने का चांसेस है। यही एजेंडा है हमारा। 17 में से कितनी सीटों की उम्मीद लगा रही है बीजेपी? तो 12 सीट के ऊपर, 12 12 सीट सीट, कौन-कौन सी 12 सीटें? मलकानगिरी, सिकंदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, भुवनगिरी, मेदक, जहीराबाद, निजामाबाद, वरंगल, आदिलाबाद, पेद्दपल्ली भी अच्छा है। एक हैदराबाद खम्मम में थोड़ा कम है हमारा, खम्मम में थोड़ा कम है। हुँ, महबूबाबाद में थोड़ा कम है। हर एक पार्लियामेंट में हम लड़ने का है। जी। तो अब जो यहाँ के इश्यूज़ हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके क्या इश्यूज़ हैं? उनको आप कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चैलेंजेज़ हैं? वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस पार्लियामेंट के अंदर ये नया रेलवे लाइन बन चुका है ऑलरेडी। एक नया एक टर्मिनल, रेलवे का टर्मिनल बन चुका है। इधर एक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन बोल के ओल्ड रेलवे स्टेशन था, 600 करोड़ रुपीज खर्च करके वो भी बन चुका है। अभी जो 10-15 दिन के पहले, 20 दिन के पहले एक दो बहुत बड़ा इश्यूज था। जो कंटोनमेंट एरिया से एक फ्लाईओवर बनने का था, और आर्मी का लैंड, मिलिट्री का लैंड था। मोदी जी ने आके 175 एकर्स कंटोनमेंट का जमीन
या स्टेट गवर्नमेंट को देके वो भी क्लियर करा था, वो खत्म हो तो बहुत अच्छा है। और जो कंटोनमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, वो कंटोनमेंट का प्रॉब्लम्स तो मोदी जी ने हल करा है। थोड़ा थोड़ा नया एक्सपेंडेड सिटी है, उसके रोड्स के लिए इसका ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जो लोकल का इश्यूज है वो लोकल, एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज है, भारत सरकार ने अभी वो संस्था लगा के इनको और ताकत दे के क्वालिफाई करके जो एम्प्लॉयमेंट दिलाने का कोशिश कर रहा है, वो करने का है वहाँ पे। जी, और आपसे आखिरी सवाल मेरा कि आपकी ही एक साथी और साथ ही में आपकी एक कंस्टिट्यूएंसी है हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी, जहाँ से माधवी लता बहुत चर्चा में लड़ रही हैं, उसको लेके क्या उम्मीदें हैं? अरे उन्हें बहुत डायनेमिक लेडी है, वो तो लड़ रहा है। अच्छा, अभी शॉर्ट टाइम पे पूरा हैदराबाद के अंदर जो माहौल बनाया था, बहुत अच्छा माहौल बना था। अभी सबसे पहले जो माधवी लता कम टाइम पे अच्छा माहौल बनाया था, जीतना बोल के ऐसा चर्चा हो रहा है हैदराबाद में। मगर वहाँ पे वोट्स गलत वोट्स भी रहता और गलत भी चलता, वो है। मगर एक्चुअली डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर लड़ाई होता ना, जीतने के भी चांसेस है। अच्छा, और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो तेलंगाना लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें तेलंगाना की 17 सीटें हैं, इसमें से आप 12 में उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है। कितने प्रतिशत वोट, जितने वोट पड़ सकते हैं, उनमें से कितना प्रतिशत आपको लगता है कि बीजेपी को मिल सकता है वोट? मैडम, आप हिस्ट्री में जाके देखे तो 1998 में बीजेपी को कितना वोट्स आया, कितना सीट जीता, एक दफा गिन लो। एंड अभी 2019 में 107 में भारतीय जनता पार्टी डिपाइट गया था। वहां पे 4 सीट जीते थे हम, 4 सीट जीते थे 2019 में। 2018 में 107 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपाइट चले गया था, एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस में इमीडिएट हम 4 सीट जीते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करीमनगर में टीआरएस पार्टी 4.5 लाख ज्यादा वोट्स था, वहां पे एक सीट पे बीजेपी नहीं जीता, डिपाइट भी नहीं आया था। वो पार्लियामेंट में 4.5 लाख वो खत्म करके और 1 लाख वोट से जीत के आया था। बोलो तो 5.5 लाख विद इन 3 मंथ्स में आया था। क्या हिसाब रहता है, क्या परसेंटेज रहता है, ऐसी मोल अभी भी है। आखिरी मेरा सवाल आपसे, कौन कौन सी बातें हैं तेलंगाना में ऐसी जो बीजेपी के पक्ष में है, जो आपको वोट प्रतिशत आपका बढ़ाएंगी? हर एक पक्ष हमारा साथ है अभी। कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? मोदी जी का डेवलपमेंट, नो करप्शन टुडे, रेस्पेक्ट, हमारा जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ था वो भी है, नेशनल हाईवेज, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स। सबसे पहले 11th प्लेस से अभी 5th प्लेस आया था इकोनॉमी में। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 3rd प्लेस आने के लिए कोशिश हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन, इससे पहले आपका कंप्यूटर्स मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका रहता था, सेलफोन्स भी वैसे रहता था, आज मेड इन इंडिया बन गया। कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कितना इकोनॉमी बढ़ा। जीएसटी आप जानते हैं, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में अमेरिका में पूरी तरह अमल होने का 10 साल टाइम लिया, मगर अनपढ़ इंडिया, 3rd वर्ल्ड कंट्री, 140 करोड़ हवाम रहता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस सिर्फ वो रोड के ऊपर जो छोटा छोटा बिजनेस करता है वो भी अमल हो रहा है। विद इन 3 ईयर्स में डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमल करे सो कंट्री भारत आज बना। इससे क्या है? और आपको क्या बातें जो है मल्काजगिरी में जिताएंगी? 100% मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। इन्हें बहुत काम वाला है, इन्हें एक्सपीरियंस वाला है, प्रजा का लीडर है, इसलिए और मैं वो रेवंत रेड्डी जी, रेवंत रेड्डी कौन है आज तेलंगाना समाज मानता है। रेवंत रेड्डी का बात यहाँ पे नहीं है मलकागिर में। वो जब हारने के बाद आए तो जीतने के बाद एक दफा आए नहीं, एक पैसा दिया नहीं, कुछ डेवलपमेंट भी करे नहीं, उनके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं है। और उनके बतौर सीएम कामकाज को आप कैसे देखते हैं रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में? जितने जो वादा किया था, जो प्रॉमिसेस किया था, बीइंग ए ओल्ड फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल
इज इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ उन्हें क्या क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिसेस किया था, वो अमल होने का बहुत बहुत तकलीफ है। मालूम होता है 6 महीने के बाद रेवंत रेड्डी का प्रॉमिसेस क्या है, रेवंत रेड्डी का पालन कैसा है, ये क्या रहेगा, मालूम होता जाओ। अभी 3 महीने के अंदर क्या बता सकते, अभी अच्छा भी नहीं है ना। जी। तो आपके जो स्टूडेंट लाइफ के, यूनिवर्सिटी टाइम के जो आपके अनुभव रहे, वो आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में आपके काम आएँगे? बतौर जब 100% आपने करियर की शुरुआत की थी? 100% उस टाइम पे जो परिचय था वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो तेलंगाना मूवमेंट में जो हमारे साथ काम करके अभी बीआरएस पार्टी में सभी लोग मेरे को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने हमारे संबंधी सब अभी सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। वो सब हर एक काम होता ना। जी। तो आप वो क्रांतिकारी दिनों को कैसे याद करते हैं? आज मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो जी। पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर एक ही सोच रहता है, विदाउट करप्शन, प्रजा का प्रेम आशीर्वाद लेके अच्छा काम करना, अच्छा प्लानिंग देना, अच्छा नाम कमाना, वही रहता है। और कुछ भी, नो फिलॉसफी फॉर दैट, ओनली दिस फिलॉसफी। जी। इटला जी, आपका बहुत-बहुत धन्य